प्रेमी के साथ भागी हुई पत्नी के कत्ल के जुर्म में पत्नी को हुई जेल से निकलकर पत्नी को ढूंढकर अपनी बेगुनाही का सबूत दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश सारस्वत और आप सुन रहे हैं सिद्धि सारस्वत ब्रजवासी की कहानियां। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही चौंका देने वाली है। आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे समाज में आजकल ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। दोस्तों आज की कहानी ऐसी है, एक माँ अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने ही बेटी के घर को बर्बाद कर देती है और अपनी बेटी को प्रेमी के साथ भाग जाने की सलाह देती है और उसका पूरा सहयोग कर देती है। दोस्तों कहानी अगर आपके दिल को छू जाए, कहानी आपको पसंद आए तो कहानी को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। पूरे जोश और जुनून के साथ मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक दिल छूने वाली कहानी लाता रहूं। तो दोस्तों समय न बिताते हुए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की है, जहां पर एक दीपू नाम का युवक होता है जिसकी शादी कविता नाम की लड़की से हो जाती है। दोस्तों शादी के कुछ दिन काफ़ी अच्छे गुजर जाते हैं। दीपू अपने ही गांव में गन्ना ढोने का काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, जिससे अपने घर का गुजर बसर अच्छी चल रही होती है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो एक ऐसा कारनामा कर देती है जिससे पूरे परिवार तहस नहस हो जाता है। दीपू की जो पत्नी होती है उसका चक्कर किसी दूसरे युवक से चल रहा होता है। अपने प्रेमी के साथ वो रंग रलियां मनाती है। दीपू अपने काम पर जाता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, शाम को आता है, खाना खाता है, अपने परिवार के साथ खुश रहता है। उसे ये पता ही नहीं होता कि उसकी पत्नी उसके पीठ के पीछे क्या क्या गुल खिलाती है। जैसे दीपू अपने काम पर चला जाता है और वो अपनी लीला करना शुरू कर देती है। दोस्तों उसकी पत्नी इतनी शातिर थी कि दीपू को भनक तक नहीं लगने दी और वो इतना बड़ा कारनामा कर बैठी। दीपू की पत्नी कविता अपने मायके वालों से मिलके, अपनी माँ के साथ मिलके एक प्लान बनाती है और उस प्लान में उसकी माँ पूरी तरीके से भागीदार होती है। प्लान था दीपू को फंसाने का। दीपू की पत्नी कविता अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, तभी उसके घर वाले, उसके मायके वाले दीपू के नाम केस दर्ज करा देते हैं, वो भी कविता के मर्डर का। कविता के मर्डर का इल्ज़ाम दीपू के सर लगा देते हैं कि दीपू ने ही कविता को मार दिया है, क्योंकि इनमें आए दिन झगड़ा होता था और झगड़े के चलते हुए दीपू ने अपनी पत्नी कविता को जान से मार दिया है और कहीं अज्ञात जगह पर उसको दफना दिया है, उसको ज़मीन में गाड़ दिया है। ऐसी एफआईआर उसके खिलाफ कर देते हैं। पुलिस 2 घंटे लगाती है, 2 घंटे में ही दीपू की गिरफ्तारी हो जाती है। दीपू बार बार मिन्नतें करता है, पुलिस वालों से बोलता है मैंने पत्नी को नहीं मारा, मेरी पत्नी नहीं मरी है, मेरी पत्नी कहीं भागी हुई है, मैंने पत्नी को नहीं मारा है। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते हैं, क्योंकि उसके मायके वाले होते हैं वो उसको कुछ पैसे दे देते हैं। कविता के मायके वाले जो होते हैं उन्होंने सारा षड्यंत्र पैसे के लिए रच डाला और कविता को भनक तक नहीं लगी। कविता को बाहर ऐशमौज करने का मौका मिल रहा था और उसके मायके वालों को पैसा लेने की एक तरकीब मिल चुकी थी। दीपू से किसी भी तरह से पैसा लिया जा सके। दीपू को पुलिस पकड़ ले जाती है। 11 दिन तक दीपू को पुलिस रिमांड पर थाने में रखा जाता है। उसको टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है कि तूने अपनी पत्नी को मारा है, कहाँ पर तूने दफनाया है। बार बार उसको उसके घर लाया जाता है, अड़ोस पड़ोस में खेत में लाया जाता है कि कहाँ कहाँ तूने दफनाया है, हमें वो जगह का पता बता दे, हम उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाल लें। लेकिन दीपू बार बार बोलता है कि मैंने साहब पत्नी को नहीं मारा है, पत्नी को मैंने बिल्कुल नहीं मारा है और मुझे नहीं पता पत्नी कहाँ गई। पुलिस पूछती है तो पता पत्नी कहाँ है? साहब मुझे नहीं पता पत्नी कहाँ है, मैंने पत्नी को नहीं मारा है। उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, 3rd डिग्री टेम्परेचर में उसको रखा जाता है। आखिर में चल के 11 दिन के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। जब दीपू जेल चला जाता है तो उसके बाद उसकी माँ, उसके पिताजी और उसका भाई, उसकी भाभी, सारे लोग परेशान होते हैं।
और पुलिस इनके पिताजी और माँ को भी अरेस्ट कर लेती है। उनको भी बताना देती है कि तुम बताओ तुम्हारी बहू कहाँ है, लेकिन बहू का किसी को पता हो तो बताए। वहाँ तो किसी को पता नहीं था कि बहू है कहाँ। दीपू का जो बड़ा भाई था वो उसके दीपू के ससुराल वालों से बात करता है और बोलता है राजीनामा कर लो, उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा है, क्यों उस बेचारे की जान लेने पे पड़े हो, क्यों उसको जेल में डलवा रखे हो, राजीनामा कर लो और सच बता दो कविता कहाँ गई है, हमें पता नहीं है। तो दीपू के ससुराल वाले जो होते हैं, जो कविता के मायके वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें अगर तुम 14 लाख रुपए देते हो तो हम राजीनामा करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों गरीब आदमी था, किस तरह से मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा था, अब 14 लाख रुपए वो कहाँ से लाएगा। दोस्तों 5 बीघे जमीन होती है उस पर। आखिर में चल के उसका भाई जो है उस जमीन को बेचने की बात करता है। दीपू से जेल में मिलने जाता है, उसे पूछता है कि 14 लाख रुपए की डिमांड करी है तेरे ससुराल वालों ने, तो क्या करें। दीपू पुलिस की मार से इतना परेशान हो चुका होता है, इतना थक चुका होता है पेट पेट के, वो कहता है भैया बेच दो ज़मीन को और 14 लाख रुपए उनके मुंह पे मार दो, राजीनामा करवा लो, किसी भी तरीके से मुझे इस जेल से निकाल लो। मेरे को बहुत बड़ा टॉर्चर किया जाता है, मुझे मारा जाता है, मुझे रोज़ इधर से उधर भगाया जाता है, मैं यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। अब ऐसी बात जब उसका भाई सुनता है तो भाई भी दुखी हो जाता है और आके उस खेत को बेच देता है। दोस्तों 14 लाख रुपए के लिए 5 बीघे जो ज़मीन थी वो भी उसने बेच दी और 14 लाख रुपए भी उसके मायके वालों को दे देता है, लेकिन राजीनामा तब भी नहीं होता है। 13 महीने गुजर जाते हैं। 13 महीने गुजरने के बाद उसकी जमानत हो जाती है। दोस्तों ये घटना 2019 नवंबर से शुरू हुई थी। 30 नवंबर 2019 को दीपू की गिरफ्तारी होती है और जनवरी 2021 को दीपू की रिहाई होती है जमानत पे। दीपू बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, क्योंकि पत्नी को उसने तो मारा नहीं है, तो पत्नी गई तो गई कहाँ। वो पत्नी को ढूंढने लग जाता है क्योंकि वो जानता था कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ में कहीं छिपके रह रही है। पत्नी को ढूंढते ढूंढते लगभग 1 साल गुजर जाता है। 2022 में जाकर मध्य प्रदेश के जिला भिंड में उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिल जाती है और वो उसे ढूंढ निकालता है। दोस्तों उसको ढूंढने में एक वहीं के इंचार्ज दरोगा थे जिन्होंने उसकी दीपू की भरपूर मदद करी और मदद करने के बाद उनकी मदद की वजह से ही दीपू भिंड से अपनी पत्नी कविता को ढूंढ पाया। ढूंढ के लेकर आया और थाने में उसको पेश करा दिया। थाने में पेश करा दिया और अपनी बेगुनाही का सबूत दे दिया कि आप लोगों ने मेरे खिलाफ जो मुकदमा लगाया था, जो मुकदमा लिखा था कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया, ये लो, ये पत्नी आज भी जिंदा है। मैंने बार बार कहा था आपको कि मैंने पत्नी को नहीं मारा है, मैंने पत्नी को नहीं मारा, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी और मुझे टॉर्चर कराया गया, मुझे मारा गया, मुझे मानसिक पीड़ा दी गई, मुझे आर्थिक पीड़ा दी गई। अब मेरा क्या होगा। पत्नी को पेश करा देता है और उस अपनी पत्नी के नाम मुकदमा लिखवा देता है। ये बात जब उसके दीपू के ससुराल वालों को भी बताई जाती है कि तुम्हारी बेटी मरी नहीं जिंदा है, एक भी बंदा वहाँ पर नहीं आता है और अपने घर से भी ताला लगा के भाग जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा झूठ जो षड्यंत्र था वो खुल चुका था। दोस्तों पैसे के लालच में आके उसके मायके वालों ने ये खेल रचा हुआ था। आज जो मुकदमा उस दीपू पर लगाए गए थे उनमें से भी अभी एक भी मुकदमा उसे नहीं हटा। जब मीडिया के कुछ लोग उनसे बात करने के लिए पहुंचते हैं तो दीपू फूट फूट के रोता है कि मेरा तो घर बर्बाद कर दिया। दोस्तों मानसिक पीड़ा तो दी गई, साथ में आर्थिक पीड़ा भी दी गई। उसका पूरा घर तबाह हो गया। जो वो रोजी रोटी कमाता था वो भी उसकी चली जाती है। मेहनत मजदूरी करना का जो उसका काम था वो उसे काम मिलता नहीं है। जो कुछ भी उसका पैसा था वो मुकदमा में और इधर उधर के खर्चों में बर्बाद हो जाता है। 5 बीघे की ज़मीन थी वो भी बर्बाद हो जाती है, वो मायके चली जाती है। कविता और दीपू की खुशहाल ज़िंदगी थी जिसको उसके मायके वालों ने, दीपू के ससुराल वालों ने षड्यंत्र के तहत बर्बाद कर दिया। दोस्तों ऐसी घटनाएं हमारे समाज में आए दिन बहुत सारी घटती हैं। जिस तरह दीपू के साथ हुआ ऐसा अन्य किसी के साथ ना हो,
और कोई भी कविता ऐसी ना निकले जो अपना झूठा मुकदमा लगा के अपने ही पति को बर्बाद कर दे, अपने ही घर में आग लगा दे। और मायके वाले भी ऐसा कभी किसी के साथ ना करें जैसा दीपू के साथ किया कविता के मायके वालों ने। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी जाति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज में जागरूकता फैलाना है, जिससे आए दिन हो रही ऐसी अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके, उनको पहले से ही कंट्रोल किया जा सके, हम पहले से ही सचेत रह सके। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कहानी समाज में जागरूकता ला सकती है, तो कहानी को एक लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब अभी आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो, भूल जाते हो, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इससे मैं और अच्छी से अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अन्य सच्ची कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।